हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए मोहम्मद मीमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है। और मेरे पिछले 5 लेक्चर्स हो गए। आपने अगर मेरे 6 लेक्चर्स हो गए, सॉरी 6 लेक्चर्स हो गए, ये 7th लेक्चर है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लेक्चर्स को, वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? कुछ ऐसा तौर तरीका, कुछ ऐसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कुछ ऐसा कल्चर, ये कुछ ऐसा तौर तरीका, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करते फॉलो करते आ रहे कई जमाने से और आगे भी उन्हें फॉलो करना है, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। टोटल 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ने हैं बेटा आपको, जिसमें से 6 मैंने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था। उनको थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ और बाकी के 6 कंसेप्ट हम लोग पूरे करेंगे। जैसे फर्स्ट वन था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और जब भी बुक कीपिंग अकाउंटिंग करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो पहले ये देखो क्या वो ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो ये रिकॉर्ड होगा। मतलब ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं। तीसरा, कॉस्ट कंसेप्ट। कोई भी एसेट आप परचेस करोगे तो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जितने में खरीदा है उसे रिकॉर्ड करना है, बाकी वैल्यूज रिकॉर्ड करनी नहीं है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के, ठीक है, अलग अलग अगर मेथड्स हैं या अकाउंटिंग करने का अलग अलग मेथड्स है, बेसिस है, तो आप बार बार उसको चेंज नहीं करोगे। एक ही मेथड कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और चेंज करना भी है तो तब करोगे जब जरूरी हो, और अगर चेंज किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एज अ फुटनोट बताना है, ये जरूरी है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसको बोलते हैं प्ले सेफ, मतलब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सेफ रहना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कमाई नहीं हुई है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉसेस नहीं भी हुए लेकिन दिख रहा है हमको कि हो सकते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जब भी हम बुक कीपिंग करेंगे तो इस बात को दिमाग में डाल के चलेंगे। अज्यूम, बेसिक अजम्पशन ये होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक गोइंग कंसर्न है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कंटिन्यूटी में और आगे भी चलेगा, नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। ये बेसिक अजम्पशन को दिमाग में डालकर आप बुक कीपिंग करोगे, अकाउंटिंग करोगे। ये 6 कंसेप्ट्स मैंने आपके पिछले लेक्चर में कवर अप किए थे, आगे के और 6 कंसेप्ट्स हम लोग कवर अप करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और आपके समझ में भी आ रहा है। और बेटा कहीं भी डाउट होगा आपको लेक्चर में तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपने मेरे पिछले वीडियोस के नीचे भी देखा होगा, मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूँ, कहीं भी कुछ जरूरी लगा तो मैं उसको रिवर्ट भी करता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करेंगे रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या? इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक रियलाइज नहीं होता है। मतलब अगर इनकम हुआ नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करने का। देखो, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड और अर्न्ड। जब तक कमाई होती नहीं या हम कमा लेते नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं करने का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मुझे कोई बोलता है, उसने मुझसे कोटेशन मांगा, मुझसे इंक्वायरी किया, मैंने उसको सारा ऑर्डर्स का, मैंने उसको सारा कोटेशन दिया, सारे प्राइसेस बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो बहुत खुश हो गया मुझसे, बोलता है यार मोहम्मद बहुत तू बंदा जबरदस्त है, मेरे को पसंद आया तेरा बिजनेस, ठीक है, तेरे साथ काम करने में मजा आएगा। एक काम कर, मैं तुझे कल ऑर्डर देता हूँ इतना इतना यूनिट्स का या इतना इतना किलो का, इतना इतना लीटर्स का, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल के गया। क्या मेरा सेल्स हो गया? क्या मैं ये मान के चलूंगा? मैं, हाँ, मानने के लिए खुशी होगी मुझे कि हाँ भाई एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, एक नया क्लाइंट मैंने ऑन बोर्ड आ गया, हमारे एक नया क्लाइंट मुझे मिल गया, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सेल्स हुआ नहीं है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक वो मुझे ऑर्डर नहीं देता, ठीक है। जब तक वो मुझे ऑर्डर नहीं देता तब तक मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा। वो ऑर्डर दे देगा मुझे, ठीक है, उसके लिए भी बेटा आपको आगे जाके सीखोगे सब, ओके। परचेस ऑर्डर वगैरह आता है, वो मुझे परचेस ऑर्डर भेजेगा, ठीक है, फिर मैं उसको माल भेजूंगा, ओके, वो सब रहता है। मतलब पॉइंट क्या, जब तक वो मुझे ऑफिशियली ऑर्डर नहीं दे देता तब तक मेरा माल बिका नहीं है। भले वो बोल के गया कि मैं कल ऑर्डर देने वाला हूं या मैं परसों ऑर्डर देने वाला हूं या आने वाले हफ्ते में इतना माल हम आपसे खरीदेंगे, वो बोल रहा है, वो बात अलग है। क्या उसने हमको ऑर्डर दिया? क्या उसने हमसे अब तक माल खरीदा? नहीं। जब तक हमारा इनकम नहीं होता, जब तक हमारी कमाई, जब तक इनकम अर्न नहीं होता या रिसीव नहीं होता तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया? ओके।
रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है, रेवेन्यू क्या, कमाई, और सेल्स आर अफेक्टेड, सेल्स होना चाहिए, या सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज देनी चाहिए। जब तक माल बिकता नहीं या जब तक हम सर्विसेज देते नहीं, हम उनके रेवेन्यू को, उनसे कमाई होने वाला ऐसा रिकॉर्ड करेंगे नहीं। कमाई कब रिकॉर्ड करेंगे, जब या तो सेल्स हो जाएगा या हम सर्विसेज दे देंगे, तब रिकॉर्ड होगा, तब तक रिकॉर्ड होगा नहीं। लास्ट वन, सेल्स रेवेन्यूज आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब क्या, हम ये मान के चलेंगे कि सेल्स हो गया। रिकॉग्नाइज करना तो उस चीज को मान लेना, रिकॉग्नाइज करना तो उस चीज को पहचान लेना या मान लेना कि भाई हाँ ये सेल्स हो गया। सेल्स हो गया ऐसा कब मान के चलेंगे हम लोग, व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब सेल्स का पैसा मिला नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं। आपको याद है क्या बेटा, बताओ कौन सा कंसेप्ट की बात हो रही है, ये एक्रूवल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, कमाई हो जाए चाहे पैसा मिले या बाद में मिले, हम उसे अभी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पैसा अभी मिला या नहीं मिला वो बात की बात है, सेल्स हो गया रिकॉर्ड कर दो। खर्चा अगर हो गया, पैसा दिया नहीं दिया वो बात की बात है, इसको हम बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। वही पॉइंट इधर बोला है। सेल्स अगर आपका हो गया, सामने वाले ने ऑर्डर दे दिया, आपने इनवॉइस बना दिया, माल आपने भेज दिया, पैसा मिला नहीं मिला वो सब बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। पैसा मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन माल बेच दिया ना, इनवॉइस बन गया ना, कस्टमर को हमने माल दे दिया ना, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब तक सेल्स होता नहीं, जब तक इनवॉइस बना नहीं, जब तक सामने वाले ऑर्डर नहीं दिया, हमने इनवॉइस नहीं दिया, माल नहीं गया, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। रिकॉर्ड तब होगा जब एक्चुअली सेल्स होगा। वही पॉइंट इधर बोला। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट का पॉइंट कैसे याद रखोगे, रियलाइज, जब तक हमारा इनकम रियलाइज नहीं होता, ठीक है, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। अब रियलाइज होने का मतलब क्या, पैसा मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने माल बेच दिया तो मेरा सेल्स हो गया, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो आपको खाली इतना याद रखना है, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड और अर्न्ड। जब तक कमाई होती नहीं या जब तक हम उसे कमा नहीं लेते तब तक हम रिकॉर्ड नहीं। खाली अंदाजा लगाकर अभी लिख नहीं सकते क्या इतना माल बिकने वाला है, ये इतना हमको ऑर्डर मिलने वाला है, नहीं। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक हम इनवॉइस नहीं बनाएंगे, जब तक हम रिकॉर्ड, जब तक माल गया नहीं, तब तक हमारा सेल्स नहीं हुआ है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, आपको याद भी होगा, पहले हमने पढ़ा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ेंगे एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है बेटा, ठीक है, कमाई होते ही उसको रिकॉर्ड कर दो। पैसा अभी मिला तो भी ठीक है, पैसा बाद में मिलने वाला है तो भी ठीक है। वैसे ही खर्चा होते ही रिकॉर्ड कर दो, पैसा अभी दिया तो भी ठीक है, पैसा बाद में देंगे तो भी ठीक है। आपको मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स के एग्जांपल्स याद होंगे, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कोई स्टूडेंट आया मेरे पास में, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली बहुत उसका कंडीशन खराब है, उसने मुझे बोला सर मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है, मुझे 12th की पढ़ाई करा दो, मैं 12th के बाद जॉब ज्वाइन कर लूंगा और हर महीने मेरी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा आपको लाके दे दूंगा और मुझे पूरा भरोसा पैसा देगा। ठीक है, तो मुझे वो सेल्स, मतलब वो पैसा मिलने वाला है, पैसा बाद में मिलने वाला है, मिला क्या नहीं, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि वो मेरी कमाई हो गई। वैसे ही कोई मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे लिए एडवर्टाइजिंग करता है, बराबर है, उसने मुझसे एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन पैसे नहीं मांगता, बाद में लेगा, तो एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा खर्चा हो गया, मुझे पैसा देना है, भले मैंने अब तक नहीं दिया है लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना है। तो एक्रूवल कंसेप्ट का मतलब ये है, कमाई होते ही रिकॉर्ड कर दो, पैसा मिला नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा होते ही रिकॉर्ड कर दो, पैसा गया नहीं गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। देखते हैं बुक्स क्या बोलते हैं आपके। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट एक्रूज, मतलब अर्न्ड, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्रू, मतलब बिकम पेएबल। कमाई तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हम कमा लेते हैं, और खर्चा तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसे, हमारे लिए वो पेएबल हो जाता है, मतलब हमें पे करना है, पे किया नहीं किया वो बात की बात है, पेएबल मतलब पे करना है। कमाई होते ही रिकॉर्ड कर दो, खर्चा होते ही रिकॉर्ड कर दो, पैसे का आना जाना वो सब बात की बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ट्रांजैक्शन रोक के नहीं रखेंगे। जैसे कमाई हो गई लेकिन पैसा नहीं आया, तो क्या कमाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा। खर्चा हो गया लेकिन पैसा नहीं गया, खर्चा नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। ओके, all the expenses and revenues relating to the accounting period are to be considered, considered मतलब recorded, irrespect, consider करना मतलब उसको मानकर चलना या उसको accept करना, मतलब उसको रिकॉर्ड करना, irrespective of the fact that the revenues are received in cash or not, और expenses are paid in cash or not। कब से वही बता रहा हूं, कमाई हो गई, पैसे का आना नहीं आना इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा हो गया, पैसे का जाना नहीं जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उससे रिकॉर्ड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमाई हो गई रिकॉर्ड कर दो, पैसा भले बाद में मिले, खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर दो, पैसा भले बाद में दिया जाए, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब आपको समझ में आएगा बेटा। आपको याद है मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बोला था
ईयर 1494 में एक इटालियन मर्चेंट लुका डी बार्गो पैक्योले ने, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया। मतलब उस इंसान ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है इसका शुरुआत किया, वहां से बुक कीपिंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है। और मैंने आपको बोला भी था कि बेटा अभी आपको नहीं समझेगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल बाद में समझेगा, ओके। वही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। अब ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? लुका डी बार्गो पैक्योले ने बोला हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें दो बातें होती हैं, ओके, और उन दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है, उसके दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना। अब ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेशनरी की दुकान में गए, पैसा दिया, पेन लिया। पैसा देना एक एस्पेक्ट है, पेन लेना दूसरा एस्पेक्ट है। तो लेन देन दो एस्पेक्ट्स है, बराबर है। आप अपने घर के लिए सामान किसी किराना की दुकान में लेने गए, पैसा आपने उससे सामान लिया, पैसा दिया, तो सामान लेना एक एस्पेक्ट, पैसा देना दूसरा एस्पेक्ट। अब आप बोलेगे सर मैं तो किराना की दुकान में उधार माल खरीदता हूं, मेरे पापा का किराना की दुकान में खाता चलता है, महीने भर का पैसा मेरे डैडी जाके एक साथ में देते हैं, हमको जब भी माल चाहिए हम लेके आते हैं। अब क्या हुआ? आप किराने की दुकान में गए, आपने माल ले लिया, पैसा दिया क्या? नहीं। तो माल लिया एक एस्पेक्ट, पैसा देने का वादा कर दिया, लायबिलिटी जनरेट हो गया, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल परसों जब भी आपके डैडी की सैलरी आएगी पैसा देना है, ठीक है। तो माल लिया, पैसा देने का वादा किया, ये दो एस्पेक्ट्स है। हर ट्रांजैक्शन के दो, इसको हम आगे डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल खाली इतना समझो, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, उन दोनों को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। उनमें से एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। अभी आप बोलोगे सर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? बेटा आगे सीखेंगे, छोड़ दो, टेंशन मत लो, फिलहाल खाली आपको क्या सीखना है। आप बोलोगे सर क्या क्या छोड़ दे, ऐसा नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं हर चीज को समझने का या समझाने का एक टाइम रहता है बेटा, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल आप खाली कंसेप्ट पे ध्यान दो। ये कंसेप्ट ये बोलता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों एस्पेक्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बुक्स क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वही बोला मैंने, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। दिस इज द कंसेप्ट दैट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, बराबर है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, उनमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। आप बोलोगे डेबिट क्रेडिट क्या? मैं अभी नहीं बताने वाला, बाद में बताऊंगा। दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। यही पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम का आधार है, बेस है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना है, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। इसी को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं, जो हम आगे जाके सीखेंगे। आपको फिलहाल क्या याद रखना है? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। उनमें से एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। दैट इज इट। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है। डिस्क्लोजर क्या होता है? जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर ले रहा हूं, बराबर है, और लेक्चर में मैंने कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो मुझे आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि बेटा मैं ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन मैं आपको ऐसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पैशन है, मैं डेडिकेटेड टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा बेटा, आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो सुनेंगे, और जो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब फालतूगिरी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो खाली एग्जाम से मतलब है, वो नहीं सुनेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मुझे आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और सिलेबस में नहीं, आप बोलोगे सर काय को पढ़ाया, फिर नहीं था तो काय को हमारा टाइम वेस्ट किया, ये सब चीजें आपके दिमाग में आ सकती है। तो मुझे पहले से डिस्क्लोज करना चाहिए। उसी तरह अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, जब हम साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मटेरियल है, जो जरूरी जानकारी है, जो आपको लगता है जो भी इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेगा उसे वो जानकारी मिलनी चाहिए, तो उस जानकारी को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एज अ फुटनोट डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखो, द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स में सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल क्या? जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, ऐसी कोई भी जानकारी जिसके ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग पे असर हो सकता है, उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बराबर है। अभी जैसे मेरे ऑफिस में पूरे महीने में कितना चाय, नाश्ता, कॉफी, ये सब होता है, ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके ऊपर मेरा ऑफिस चलाना नहीं चलाना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरे ऑफिस में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये देखना। या फॉर एग्जाम्पल मेरा कितना पैसा क्लाइंट्स डुबा रहे हैं,
या कितना क्लाइंट से मुझे पैसा आ रहा है, या मेरा क्लाइंट से कितना कमाई बढ़ रहा है, ये चीजें मेरे को समझना, ये मटेरियल है मेरे लिए। चाय कॉफी नाश्ता कितना हो रहा है, ये मटेरियल नहीं है। तो ऐसी जानकारी जो मटेरियल है, जिस पे डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है, वो सारी जानकारी हमें बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करना है। ठीक है। अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। अब रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स होती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब हमारी रिलेटेड पार्टीज है। मतलब जो भी इंसान हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो भी इंसान या जो भी पार्टी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेगा, उसके लिए जो जो जरूरी जानकारी है वो सब जानकारी उसको मिलनी चाहिए। एंड लास्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब क्या? इररेलेवेंट जानकारी, ऐसी जानकारी जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। कंपेरेबल, उसको इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर सके, या अपने अकाउंट को दूसरे अकाउंट से कंपेयर कर सके। एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन, ठीक है, वो समझ में भी आना चाहिए। इस तरह से अकाउंट्स को डिस्क्लोज, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। ये बोलता है हमारा डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है? हर वो जानकारी जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, वो डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी चीज ऐसी हो जो जरूरी हो और वो छुपी हुई हो या ना बताई जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हो और आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करके आप तो मिसलीड होंगे, आपको गलत जानकारी मिलेगी। आपको जो जरूरी जानकारी वो मिलनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। क्या देखेंगे हम लोग? मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? ठीक है, कोई भी अकाउंट्स, कोई भी बंदा अकाउंट्स बनाता है तो उसको पहले तो ये समझना चाहिए मटेरियलिटी बोलते किसको है। ठीक है, मटेरियल होना मतलब क्या? इंपॉर्टेंट होना। मतलब वही चीजें रिकॉर्ड करो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिर उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में स्टाफ को कितना सैलरी देता हूँ, ये मेरे को डिटेल में लिखना पड़ेगा। समझो मेरे पास 20 लोगों का स्टाफ है, समझो नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। समझो मेरे पास 20 लोगों का स्टाफ है, तो 20 लोगों को सैलरीज कितनी देता हूँ वो बरोबर रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन ठीक है, चाय कितने रुपए की मंगवाई, कॉफी कितने रुपए का मंगवाया, पोहा कितने का मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक्स कितने का मंगवाया, ब्लैक टी कितने का आया, लेमन टी कितने का आया, ग्रीन टी कितने का आया, ठीक है, सैंडविच कितने रुपए का आया, ये सब चीजें रिकॉर्ड करनी जरूरी नहीं है। इनको हम लिखेंगे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, या इनको हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो मटेरियलिटी का मतलब है जो जरूरी है वही दिखना चाहिए, जो जरूरी नहीं है उसको दिखाओ मत, मतलब उसको ग्रुपिंग करके खत्म कर दो। तो उसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। ऑल मटेरियल आइटम्स मतलब हर वो जानकारी जो मटेरियल है वो उसमें दिखनी चाहिए। विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें वो सारी जानकारी होनी चाहिए जिसमें हमारा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है। ठीक है, हेंस एनी आइटम विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट मतलब क्या? नॉट इंपॉर्टेंट, एंड इज नॉट रेलेवेंट मतलब जरूरी नहीं है, टू द यूजर्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ऐसी कोई जानकारी है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो जरूरी भी नहीं है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और महीने का समझो 40,000 कमाता हूं, तो मेरे लिए किसी महीने में 5,000 रुपए का कोई खर्चा आ गया ना एडिशनल, वो मटेरियल है, क्योंकि मैं 40,000 कमाने वाला बंदा हूं और 5,000 का कोई खर्चा आ गया तो मटेरियल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, महीने का 4 करोड़ रुपए कमाता है फॉर एग्जाम्पल, और महीने का कोई 5,000 खर्चा आ गया, उसके लिए मटेरियल नहीं है। तो पॉइंट क्या है मालूम है? कोई चीज जो मेरे लिए मटेरियल है वो दूसरे के लिए मटेरियल होगी या नहीं होगी ये बता नहीं सकते। जो चीज मेरे लिए मटेरियल है वो दूसरे के लिए नहीं है, और उसके लिए जो मटेरियल वो मेरे लिए नहीं है। तो इट डिपेंड्स आपके बिजनेस के ऊपर, आपके रेवेन्यूज के ऊपर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन मटेरियल है और कौन सा ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं। समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करके। मतलब अगर मेरी कमाई 10 लाख रुपए है और मेरा खर्चा 8 लाख रुपए है, तो प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। क्यों? कमाई 10 लाख, खर्चा 8 लाख, डिफरेंसेस 2 लाख। तो मैं इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करूंगा, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करूंगा। अगर मेरी कमाई 8 लाख है और खर्चा 12 लाख है, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 4 लाख। तो मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा?
जब मैं रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस से मैच करूंगा, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। देखो, रेवेन्यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एक पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यूज कितना है और उसी पीरियड का एक्सपेंसेस कितना, हम उसको मैच करते हैं। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या, उस पीरियड का सारा इनकम्स और सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होना चाहिए, वेदर रिसीव्ड और नॉट एंड वेदर पेड और नॉट, उसको बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब क्या, अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस पीरियड का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस हेल्प्स अस टू रीच द एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है या हमारे बिजनेस का एग्जैक्ट लॉस कितना है। इसको हम बोलते हैं बेटा मैचिंग कंसेप्ट। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक काम करते हैं, मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको सारे पढ़ा दिए। गिव मी मिनट। हमने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े, मैं फटाफट वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक का एक छोटा सा लेक्चर आएगा, शायद 15-20 मिनट का, उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बराबर है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या क्या पढ़े बेटा हम लोगों ने? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है। हर ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तीसरा, फिक्स एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉस्ट, जितने में लिया है उस कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसके मार्केट वैल्यू पे। ठीक है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अगर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके हैं या अकाउंटिंग का अलग अलग बेसिस है, आप एक ही बेसिस या एक ही तरीके को फॉलो करेंगे, बार बार पॉलिसीज को चेंज करना नहीं है। जरूरी है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसे भी फुटनोट्स में बताना पड़ेगा। ओके। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रॉफिट जब तक होता नहीं रिकॉर्ड करने का नहीं, लेकिन लॉसेस ना भी हो लेकिन दिख रहा है कि होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड करने का। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग करते वक्त जब भी आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शंस, हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, चल रहा है और नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, चलते रहने वाला, कंटिन्यूटी रहेगा, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यूज विल नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस एंड अनटिल दे आर रियलाइज्ड। जब तक रेवेन्यूज रियलाइज नहीं होता, अर्न नहीं होता, तब तक उसको रिकॉर्ड करने का नहीं। ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट, कमाई हो गई रिकॉर्ड कर दो, चाहे मिला ना मिला हो। ठीक है। खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर दो, चाहे गया हो ना गया हो। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है, उनमें से एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। डिस्क्लोजर कंसेप्ट, हर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो जरूरी है, जो मटेरियल है उसको रिकॉर्ड करो, जो जरूरी नहीं है, ठीक है, उसको डिस्क्लोज अलग से करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, पूरे साल में कितना कमाया कितना गवाया वो पता लगाने के लिए हम उस पीरियड के रेवेन्यूज और उस पीरियड के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर करो, ताकि और लोगों को वीडियोस का बेनिफिट मिले। ओके, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।